हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल में। प्रिंस कुमार बाबू, क्या बात है बाबू, आनंद, सोनू, निशा, है ना, भवेश, अफरोज, ये सब जुड़ रहे हैं, सोनू, ललिता, राहुल, एन सीरीज। वाह वाह, क्या बात है बाबू। आज का क्लास बहुत धमाकेदार रहने वाला है। नए पैटर्न पर आधारित हम लोग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं माय डियर। नए पैटर्न पर जो इस बार क्वेश्चन आपके आने वाला है उसी पर आधारित हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का। मॉडल पेपर 2023 का सेट नंबर 1। ऐसे ही सेट हम लाते रहेंगे और इसमें पूरे होल सिलेबस से पूरा पैटर्न बनाकर क्वेश्चन डाला गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आप सब पहले अपने ग्रुप में सारे विद्यार्थियों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। एकदम बढ़िया से ये मॉडल पेपर का नाम पूरा एकदम प्रचार प्रसार करते रहिए। चलिए बाबू, क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है, मतलब लेक्चर को शुरू से साथ बने रहिएगा तो कम्युनिकेशन हम लोग करते रहेंगे। आज देखेंगे कि आप में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 70 में 70 ला रहे हैं, 70 में 70 ला रहे हैं। देखते हैं 70 क्वेश्चन है, उसमें कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो साज आप हम लोग देखेंगे बढ़िया से। अपने आप को आप जजमेंट कीजिएगा, मतलब आज तक आपने जितना पढ़ाई किया है उसमें कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है आपका, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसलिए माय डियर लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को यहाँ जरूर कनेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या है, कैसा रहा सेशन और क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ना। आइए बाबू, तो फर्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है बाबू, बताओ। एकदम जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसी को लाया गया है आपके लिए। क्या होना चाहिए, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा कहते हैं, फॉर्मूला Q/A होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा वो, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। विकल्प हो जाएगा डी। वेरी गुड, बहुत लोगों का सही है, जैसे सुभी सर, प्रियांशी, एल्टीट्यूड, अभिषेक, रणवीर, इन सब का साइन। अरे वाह, राजकुमार, ब्रिजमोहन, बहुत बढ़िया, एकदम डी इज द बहुत अच्छा आंसर है। अरे वाह, पढ़ा नहीं पा रहा है, धमाल मचा के मैसेज कर रहा है सब। चलिए ठीक है बाबू, एकदम लगे रहिए ऐसे ही, बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन बता दो मेरा, ये कूलम इंटू मीटर किसका यूनिट होता है। कूलम इंटू मीटर, बताओ तो। कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, कूलम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, बताओ तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए अच्छा है बाबू, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, हम लोग पढ़े थे 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अब यहाँ बच्चा फंसता है यूनिट में, है ना। वाह, ये आंसर आ चुका है। अरे वाह, क्या बात है। फराड प्रति मीटर सही है, -12 फैराड प्रति मीटर। इसका एक और यूनिट होता है, पता है आपको क्या। तो एक और होता है, बैठो 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 बैठो, हाँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। खड़ा होकर नहीं देखना है ना। चलिए बाबू बढ़िया से, तो आंसर सही है आप सबका, ये इज द। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न का उत्तर कौन सबसे ज्यादा देता है, जल्दी से, एकदम एट ए टाइम, जल्दी से, है ना। चलिए ये क्वेश्चन सही है, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है। बैठ गए सर, हाँ बैठ जाइए, खड़ा नहीं रहना है, बैठ के देखना है, और सूत के नहीं देखना है पेटकुनिया,
है ना। देखो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन आ गया धमाल मचाने कि आवेश Q r दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अच्छा, अब देखो वो क्वेश्चन क्या है कि एक आवेश है प्लस Q, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो सब लोग याद कर ले के क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं समझा, सब क्यों याद कर ले के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए बताओ। तो के का मान होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कहीं में दिख रहा है सर, तो 4 पाई 4 पाई 4 पाई बी में आ गया 4 पाई, एकदम सही, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं बहुत धमाल मचाते हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश Q रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर आवेश Q रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बताओ। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, विद्युत फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आता है? तो गॉस लॉ से आता है। वो गॉस लॉ थे ना, गॉस साहब वही दिए थे। हाँ सर, बड़ा झकास से, बी इज द राइट आंसर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आइए, तो अगला प्रश्न आ चुका है, एकदम लगे रहिए जरदार। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, the electric position in equatorial position an electric dipole of an electric dipole। अब बताइए बाबू इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बता दूं क्या होता है, विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है ना, 0 होता है, 0 होता है। और ध्रुवीय अक्ष पर कितना होता है भाई साहब? ध्रुवीय अक्ष पर कितना होता है भाई साहब? तो ध्रुवीय अक्ष पर होता है वो पी के बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर। काफी लोगों का सही उत्तर है। अगला प्रश्न बताइए बाबू कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। अच्छा, मतलब देखिए बाबू यहाँ ध्यान से, होता क्या है, होता क्या है कि 2 गो प्लेट है ना, अरे बढ़िया से बैठ देखिए ध्यान से, मन लगेगा, प्लस 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 प्लस, अब माइनस 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 माइनस, यहीं पर जितना आवेश होगा उतना ही यहीं पर होगा। तो कुल आवेश का मान कितना होगा, दोनों के जोड़ा दोगे बाबू लोग, तो दोनों के जोड़वा तक क्या मिली 0। 0 कहाँ बा? यही जा ए नंबर में, तो ए आंसर हो गया। अरे बोलिए बाबू हुआ कि नहीं हुआ? 0। बहुत बढ़िया, बड़ा, अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, नहीं अच्छा बड़ा हो जाए, बड़ा वाला कहानी हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा बाबू, रुको व्यवस्था हम कर देते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, अगला प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा। हाँ एकदम दिखाई देगा बड़ा बड़ा, देखो तो एकदम बड़ा बड़ा है कि नहीं है। आवेश का बीमा होता है, देखो पूरा बड़ा कर दिया मैंने। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज बताओ, 80 80 - 1 a - 1 t 80 स्क्वायर, धकाधक मार जल्दी जल्दी, a 80 होता है। कैसे सर? अब देखो चार्ज का फॉर्मूला होता है q बराबर आई टी। क्या होता है? q बराबर आई टी। आई का बीमा a होता है, टाइम का बीमा t होता है, AT, है ना। झक्कास, हैव टाइम नहीं हुआ है। आई ई क्या लिख ले बाबू सात्विक बाबू? हाई देख आ गई क्वेश्चन नंबर 14, येहू के बड़ा कर देता नी, अन्य छोटा बटे ही ना। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा लिखित में, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर बताओ यहाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है यूनिट? पहले देखो, पहले तो बताते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, पहले सोचो। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अरे सही, तो पहले में मिल गए। अब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जिनको जूल पर कूलम कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है ना विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, और ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब होता है। नहीं तो ये गलती हो गई, विद्युत फ्लक्स का ही ना होता है। देखो बा, विद्युत वोल्ट पर मीटर एकर, अब वोल्ट इंटू मीटर इसका होगा, है ना। देखो खतरनाक है, दोनों में बड़ा बड़ा झमेला होता है, एक विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत फ्लक्स में। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर याद रखना, अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो बोलो कौन सा विकल्प सही हो रहा है आपका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, यानी कि विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र 2 प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है ना। हाँ चलिए सही है। अगला अपेक्षिक पारावैद्युतांक, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, बड़ा हो जा बाबू। हाँ, अपेक्षिक पारावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दूं कि इसका मात्रक भी नहीं होता, मात्रकहीन और डायमेंशनहीन राशि है। मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, देयर इज आंसर इज कौन? तो देखो वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता है ना। याद रखिएगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं आप सुन लीजिए बाबू, इसका कोई जो नए पुराने सभी को बता रहा हूँ, कोई मात्रक नहीं होता है इसका। एक पारावैद्युतांक पढ़े होंगे, निर्वात की पारावैद्युतांक, उसका मात्रक होता है, ठीक ना। हाँ, इसका नहीं होता। आगे बढ़िए। 2 समान, देखिए बाबू एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एकदम आपके लायक। कैसा है सर? तो 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो देखो वह 2 गो कैपेसिटर है, 2 गो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है CC में। तो बताना है कि बताइए इसका समतुल्य धारिता क्या होने वाली है। समतुल्य धारिता क्या होगी? तो समांतर क्रम में तुम जानते हो कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं माय डियर, एकदम जल्दी से कमेंट करो, बहुत एकदम धमाकेदार तरीका से ऑप्शन आ रहा है ना। सभी लोगों का सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है एकदम, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ें। हाँ सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें? तो आंसर हो जाएगा Cp बराबर C1 प्लस C2। तो बोलो क्या हो जाएगा? C प्लस C बोले तो 2C, C प्लस C बोले तो बाबू क्या हो जाएगा? 2C। तो 2C इज द राइट आंसर। अगर यही सीरीज में रहता ना बाबू, सीरीज में रहता तो क्या करते? C/2 कर देते, उसको आधा कर देते, एकदम याद रखिएगा। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है कब? अब बताइए, देखिए एगो पतला प्रिज्म है, पतला, इसका प्रिज्म कोण दिया हुआ है ए, अपवर्तनांक दिया है म्यू। तो बताइए डेल्टा एम बराबर क्या होता है? फॉर्मूले होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है माय डियर, म्यू माइनस 1 इंटू ए। कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर। अब बताओ अपवर्तनांक का मात्रक होता है क्या? अपवर्तनांक का मात्रक होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक होता है? नहीं, ये मात्रकहीन होता है, बीमाहीन होता है, एकदम याद रखिएगा। एकदम बहुत जबरदस्त उपाय बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। तो आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। अब बताओ वर्णक्रम सूर्य के प्रकाश में 7 गो रंग होता है कि नहीं होता है? तो 7 गो रंग होता है, तो सब लाइनिंग होता है, एकदम प्लेन 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 प्लेन, है कि नहीं? सब खतरनाक है, प्लेनर होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। अरे वाह क्या बात है, जब बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, एकदम प्लेनर होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि सामान्य समायोजन,
सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरदर्शक, दूरदर्शक का मतलब दूरबीन होता है, आपने पढ़ा होगा। दूरदर्शक का मतलब दूरबीन होता है। दूरबीन का काम क्या होता है? दूर के वस्तु को नज़दीक खींच कर लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे क्वेश्चन पूछता भी है, आप देख लीजिए बाबू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद नहीं होता, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर एफ बाई एफ होगा कि एफ ओ बाई एफ। तो फोफी याद रखना, फोफी, फो बाई फी, 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 फो फी। तो फो ऊपर रहेगा, फी नीचे रहेगा। देखो तो एफ ओ बाई ए फी, एफ ओ बाई ए फी, राइट आंसर क्या होगा? एम। ये फॉर्मूला होता है एम का, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा बाबू। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ही के लिए है। देखिए तो कौन सा सही विकल्प लग रहा है? ये सही विकल्प बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बोलो बाबू क्या होगा? जल्दी से बताओ तो। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताओ। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। बाबू क्या नहीं गया, रुक जाओ। 1.5, 1.5। पानी का होता है 1.3। लोहा का छोड़ो कुछ होता है, हीरा का होता है 2.42। सबसे ज्यादा हीरा का होता है, लोहा का इससे कम होता है, सबसे ज्यादा हीरा का। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरा का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू? कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है कैसा? सतत होता है, रैखिक वर्णक्रम होता है, काली रेखा वर्णक्रम होता है, काली पट्टी होता है। क्या प्रॉब्लम बाबू इसमें? 12 का ए में, अच्छा 12 नंबर में क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो 12 का एक कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में आ जाओ। 15 में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, फ्रिंज की चौड़ाई रिलेशन जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मैं बताता हूँ फ्रिंज क्या होता है। देखिए बाबू मैं फ्रिंज के बारे में बता देता हूँ, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जैसे होता क्या है ना, मान लीजिए एक पर्दा है, ठीक है, और पर्दा है, इसके आगे दो हम एगो कार्ड रखे हैं, उसमें 2 जगह छेद कर दिए हैं, ऐसा स्लिट हो गया, छिद्र कर दिए हैं। और यहाँ दोनों से जो है लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों से लाइट ऐसे गुजरा और जाके एक जगह मिला। जब मिलता है ऐसे, जिसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं, तो एक जगह ब्राइटनेस फिर डार्कनेस फिर ब्राइटनेस फिर डार्कनेस बजाता है, ब्राइटनेस डार्कनेस बनाता है, पट्टी टाइप का बनाता है। बात समझे कि नहीं? तो उसी के बीच का मतलब 2 लगातार ब्राइटनेस जो पट्टी बनता है, ऐसे पट्टी बनता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पट्टी बनता है, इसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। उसकी बीच की जो लंबाई होता है, डिफरेंस जो होता है, उसको बीटा बराबर फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी कहते हैं और इसके बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी कहते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे ना या पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा बीटा बराबर लैम्डा डी बाई छोटका डी, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई छोटका डी, बीटा डी बराबर लैम्डा डी बाई छोटका डी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, लैम्डा डी बाई छोटका डी। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये तो रंजीत कुमार बाबू। अच्छा चलिए क्या बात है, रंजीत बाबू कटिहार से हैं, बोल रहे हैं सर मैं बता दीजिए सबको सर हम कटिहार से हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबू कटिहार से। कटिहार वाले एकदम पूरा कटिहार को यहाँ लेके आइए है ना। हाँ चलिए अच्छी बात है। आइए बाबू, और कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं ना। आगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, सबसे पहली बात कि प्रकाश वर्ष जो होता है बाबू दूरी का मात्रक होता है ना। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। अब वर्ष समझ के समय मत समझना उसको, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और किसके बराबर? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ऑप्शन इज 1। एक और बात याद रखिएगा, अब पारसेक भी होता है दूरी के मात्रक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर इतना प्रकाश वर्ष होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आ जाओ बाबू, निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है? लेंस मेकर सूत्र तो लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला देखो बाबू क्या होता है। लेंस मेकर सूत्र का इसका होता है 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। बात समझा कि नहीं? आप बताओ कौन सा विकल्प सही मैच कर रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एकदम गजब। सर पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ मिलेगा बाबू। पिछला का पीडीएफ नहीं मिला था ना, आज उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। आज आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए बाबू देखिए तो इसमें क्या है कि इसका क्या होना चाहिए, देख लो बोले ध्यान से। क्या हो जाएगा बाबू देखो पहले, हाँ क्या हो देखो, ये है लेंस मेकर फार्मूला बाबू। लेंस मेकर फार्मूला गजब है, एकदम याद रखिएगा, बोर्ड में पूछता है और ये प्रूफ करने के लिए भी पूछता है। एक होता है अपवर्तन सूत्र, एक अपवर्तन सूत्र होता है μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। आपने पढ़ा होगा माय डियर, आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बोर्ड का एकदम चहेता प्रश्न है। कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, सूत्रों में सब पूछ देता है एकदम। रात भर सोचता है कि इसको पूछते हैं हम, ये दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है हर बार। आइए बाबू अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है μ बराबर 1.33, μ बराबर 1.33 जिसको 4/3 कहते हैं। अब पानी का बताओ क्रांति कोण कितना होता है। पानी के लिए क्रांति कोण एकदम क्रांति लाने वाला कोण, क्रांति कोण उसे कहते हैं कि ऐसा कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 0 हो। संघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण, संघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री हो जाए, है ना। इसका क्रांति कोण का मान होता है 48 डिग्री, याद रखिएगा पानी के लिए। अपवर्तनांक होता है μ.133। बहुत बढ़िया बाबू। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखो ध्यान से कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए माय डियर। बोलो, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एकदम। और सबसे अलग दूर की कितनी होनी चाहिए? अनंत पर। दूर कितना हो चाहिए? अनंत पर। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बहुत सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि नहीं। वो भी आएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? कुशी का समीकरण कॉचीज इक्वेशन कहते हैं इसको याद रखिए, वो कॉची समीकरण इसका होता है ये μ बराबर a + b/λ², μ बराबर a + b/λ²। आंसर होता है यही सी, है ना। इसका यहीं तक नहीं जाता है, इसके बाद और लिखिएगा ना तो +c के पावर लैम्डा पावर 4 प्लस ऐसे बढ़ते जाता है, सो हम आगे बढ़ते जाता है। तो याद रखिएगा इसका a बराबर a + b/λ², a + b/λ², ठीक है। चलिए आगे और बढ़िए। निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। तीव्रता और तरंगदैर्घ्य कौन सही है बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसकी तीव्रता उतनी कम होती है। तो लैम्डा के पावर 4 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा के पावर 4 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
लैम्डा के पावर 4 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा बढ़ेगा इंटेंसिटी घटेगा, तीव्रता घटेगा, एकदम याद रखिएगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकिरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। एक और बात, सबसे ज्यादा प्रकाश का परिकिरण किसका होता है? जिसका वेवलेंथ कम होता है। किसका? तो बैगनी का। बैगनी का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है माय डियर। आइए अब अगला प्रश्न क्या है, एकदम शुरू से लास्ट तक एकदम पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आज सबको एकदम शेयर करते रहना है माय डियर, एकदम धक्का धक एकदम, है कि नहीं? हाँ, सूतना नहीं है, भंगवाना नहीं, एकदम हाँ एकदम लगे रहो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? ओहो, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या नहीं बदलता है? बोलो। तो उसकी जो आवृत्ति होती है बाबू, आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी एकदम उसका नियत रहता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है बाबू? उसका एकदम नियत रहता है, याद रखिएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तरंगदैर्घ्य बदल सकता है ना, इसे बदल सकता है। एक और बात बताता हूँ कि प्रकाश की चाल जो है विरल से संघन में जाता है तो घटता है, तरंगदैर्घ्य भी घटता है, लेकिन संघन से जब विरल में जाता है तो बढ़ता है। तो अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न आपके सामने आया है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? बाबू ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तरंग प्रकाशिकी का ये क्वेश्चन है, तरंग प्रकाशिकी का। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ रिलेशन होता है कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब बताता हूँ ये डेल्टा फाई क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कलांतर, इसको बोलते हैं बाबू कलांतर। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, और डेल्टा एक्स को बोलते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस, जिसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। आप एकदम पता कर लो कौन सा विकल्प सही, आपको पता हो जाएगा। ये है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब बताओ वो कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है आपको, सोचो। तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सही है, वेरी गुड। ये रिलेशन होता है, याद रखिएगा, वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, वहाँ डिस्कशन इसके बारे में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? देखो बाबू, विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सही है? देखो विनाशी, देखो व्यतिकरण है कि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन, रचनात्मक कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस, एक होता है विनाशकारी। सोचो, जब दो गो वेव मिलेगा तो क्या होता है, या तो रचना होता है या तो विनाश हो जाता है, दो ही चीज होता है। तो खूब प्रकाश होगा, नहीं तो पूरा अंधकार होगा। तो वही विनाशी के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है 2n + 1 इंटू पाई, 2n इंटू प्लस 1 पाई, है कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा इसके लिए। एक और होता है, हाँ याद रहेगा ना, हाँ 2n + 1 इंटू पाई, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण कौन है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन काउज ऑफ कलर ऑफ लाइट? विच इज द मेन कलर ऑफ लाइट के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कौन डिसाइड करता है प्रकाश के कलर को? तो सर फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो वेवलेंथ मारिए। फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या मारिएगा? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिसाइड करता है, वेवलेंथ क्या करता है? डिसाइड करता है। ठीक है, देखिए हर रंग का वेवलेंथ अलग अलग होता है, हर रंग का, जैसे लाल का अलग होता है, बैगनी का अलग होता है, येलो का अलग होता है, ग्रीन का अलग होता है, ऑरेंज का अलग होता है, सबका अपना अलग अलग होता है कि नहीं? इसको दृश्य प्रकाश बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? दृश्य प्रकाश। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? अच्छा, आवेश रहित समझते हो? आवेश रहित मतलब कि उसके पास आवेश नहीं होता है। आवेश रहित का मतलब होता है बाबू कि उसके पास आवेश नहीं है। अब किसके पास आवेश नहीं है देख लो आप, कि अल्फा कण के पास होता है पॉजिटिव आवेश, 2 प्लस आवेश होता है।
दो गो प्लस आवेश होता है। बीटा कण माइनस प्लस दोनों हो सकता है। प्रोटॉन के पास भी प्रोटॉन, अब फोटोन के पास नहीं होता है। काहे भाई? फोटोन के पास नहीं होता है चार्ज, क्योंकि फोटोन लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लाइट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बाबू, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, देखना बाबू ध्यान से। अगला प्रश्न है कि बताओ कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 के बताओ आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है? देख बाबू ध्यान से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो ये जूल आया तो एनर्जी को मापेंगे, ऊर्जा को मापेंगे। तो आंसर क्या होगा? एनर्जी को मापेंगे, ऊर्जा को मापेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी को मापते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए आ गया एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब जरूर आप देंगे। इसका जवाब बाबू आप जरूर देंगे कि निम्नलिखित में कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है? तो फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, H इंटू एफ। अब कुछ लोग कहेंगे सर E क्या है? तो ऊर्जा है। F क्या है? तो आवृत्ति है। H क्या है? तो फोटोन ऊर्जा है, तो सॉरी प्लांक्स कांस्टेंट है। H को हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं बाबू, H को हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। अब बताओ कि प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? जब नियतांक है तो इसकी वैल्यू होता होगा 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लांक्स नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो जूल इंटू सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लांक्स नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका विमीय सूत्र होता है ml² t-1। तो बोलो अब आंसर क्या होगा? एक और बात, F बराबर हम लिखते हैं, F बराबर होता है फॉर्मूला C/λ, तो C हो जाएगा वो SC/λ। तो दोनों हो सकता है, HF भी हो सकता है और SC/λ भी हो सकता है, HF भी हो सकता है और SC/λ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही बताओ? SC/λ। ठीक है, SC/λ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए बाबू। तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या को नहीं बोलते हैं वेव नंबर, तो वेव नंबर बराबर होता है किसके बाबू? 1/λ के। वेव नंबर बराबर होता है बाबू किसके? 1/λ के। तो 1/λ किन्हें दिख रहा है बताओ? तो ABCD, A हो गया, बहुत बढ़िया। आगो अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? अच्छा सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया एकदम। देखो इसको, बहुत बेहतरीन। देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विकल्प सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा एकदम। ये जानते हैं एक चैप्टर है न्यूक्लियस, नाभिक, मॉडर्न फिजिक्स का, उसी से क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। तो R = R0 A के पावर 1/3, यही ऑप्शन सही है। यहाँ A क्या पता है? A को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। A को क्या बोलते हैं बाबू? द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा, मास नंबर बोलते हैं इसको। अच्छा सर, एक और प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आप इसको देखे होंगे, देखिए तो कितना प्यारा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? देखेंगे कि U यहाँ जो लिखा हुआ ना, U को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान, यूनिफाइड मास, है ना। 1U मतलब यूनिफाइड मास बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास, यस सर, यूनिफाइड मास बोल सकते हैं, या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट को 1 AMU बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता दो बाबू, क्या होगी? तो 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg कि -24 kg। जल्दी से बताओ बाबू कौन सा विकल्प सही है? -27 kg। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है, सही, एकदम सही उत्तर दे रहे हो आप सब। आगे बढ़ो, एक और प्रश्न आपके सामने है, देखिए निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है?
अब ये भी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है, ये भी क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर वही न्यूक्लियस का चैप्टर से है। तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1/λ, टी नॉट बराबर 1/λ, 1/λ याद रखेंगे 1/λ। हाँ बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब देखो ये जो बाबू दिया हुआ है एलिमेंट का नाम, वो सबसे नीचे वाला जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर होता है मास नंबर, ये होता है जेड, इसको बोलते हैं ए। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ए माइनस जेड कर देते हैं, ए माइनस जेड यानी घटा देते हैं। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 238, अब माइनस में हो जाएगा बाबू आपका 92, माइनस में हो जाएगा बाबू कितना आपका 92। देखो बाबू तो 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, और 23 में से 9 गया तो कितना होगा जल्दी से बताओ। 23 में से 9 गया कितना हो जाएगा 14, तो आंसर हो जाएगा 146। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत आइए नहीं। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न 34 नंबर, निम्न में से कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू, निम्न में से कौन सही है, कौन सही है। 4 का आपको बाइनरी बताना है, 4 का, तो 4 का बाइनरी निकालिए। तो 4/2 कीजिएगा तो 2 आएगा, तो इसको लिखे 0 शेषफल बचेगा, फिर 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, फिर यहाँ 0 से बचेगा, है कि नहीं। इस तरह से यहाँ 2 के पावर 1 में, फिर यहाँ लास्ट में जो है 1 बचा ना। अब क्या करते हैं 2/2 करते हैं, 1 बचा तो 1 लिखते हैं, 2/2 काटे तो बताइए 1 0 0 100 आया, तो 100 पावर 2, 100 बाइनरी 2, तो 100 बाइनरी 2 यानी कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बाबू 4, यानी कि ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगला प्रश्न, 1 + 1 किसके बराबर होता है। अब बताओ द्विआधारी है, 1 + 1 किसके बराबर होता है, बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1। बाबू इसका 4 गो रूल होता है, 0 + 1, 1 + 0, 0 + 0, 1 + 1। तो 0 + 0 तो 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 + 1 क्या होता है ये बता दो। 1 + 1 जो होता है ना वो 10 के बराबर होता है, तो 10 यानी कि सी आंसर होगा। एकदम याद रखिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल तो बोर्ड मॉडल ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए एकदम धमाकेदार तरीका से इसको पढ़िए, अब बहुत अच्छे से इसको सीखिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ आप हमके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने सारे दोस्तों को बुलाइए। देखिए आ गया और गेट, ये भी कहता है कि और गेट आया है। देखिए सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन होता है ना, डिवाइस होता है, उसमें मुख्यतः 3 गो गेट होता है, मूलभूत 3 गेट होता है, एंड और नॉट। एंड और नॉट मुख्यतः कितने गेट होते हैं, 3 गेट होते हैं, एंड और नॉट, एंड और नॉट मुख्यतः। इसी के सहायता से और भी सारे गेट बनाए जाते हैं, जैसे नैंड गेट, जॉर गेट, नॉर गेट, है कि नहीं, इसी के सहायता से बनते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पूछता है कि बताइए कि मुख्यतः गेट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ और गेट बोला है। क्या बोला बाबू, और गेट। तो देखिए और में क्या होता है कि हम ए और बी मतलब ऐड करते हैं, ए और बी बराबर सी लिख सकते हैं, ए और बी बराबर सी लिख सकते हैं, और में प्लस करते हैं, और में क्या करते हैं बाबू प्लस करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ एंड में क्या करते हैं, देखो एंड में क्या करते हैं, डॉट करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी बराबर वाई लिख सकते हैं। इसको ए और बी इनपुट होता है, उसको इनपुट कहते हैं। सर कैसे हम याद रखेंगे कहाँ डॉट होगा कहाँ प्लस होगा। देखो सबसे आसान, एंड में डी है ना, डी और डी फॉर डॉट होता है। देखो एंड में डी है ना तो डी फॉर डॉट होता है, अब प्लस जो बच गया वो और में होगा। अरे बीच में 2 होते हैं, एगो डॉट होता है एगो प्लस होता है, तो एंड में डी फॉर डॉट, डी में एंड में डॉट होगा, एंड में डॉट होगा। बात समझा कि नहीं, एकदम टेंशन मत लो, बाकी सब हो जाएगा। और नॉट में क्या होता है, ए के ऊपर लाइन खींच दोगे इसको ए नॉट। तो आगे हम लोग सीखेंगे दोनों का, तो आंसर क्या होगा डी। चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है बताओ बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m बराबर एन आई ए, m बराबर आई ए, तो इसको आप याद किए थे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को जूल प्रति टेस्ला हम लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को जूल प्रति टेस्ला हम लिख सकते हैं, जूल प्रति टेस्ला। जूल प्रति टेस्ला ही उसका मात्रक हो सकता है या फिर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये दोनों होता है बाबू, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई परेशानी नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे बोलो बाबू अगला प्रश्न, चुंबकशीलता होता है। अब बताओ बाबू चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता किसके बराबर होता है ये बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। चुंबकशीलता म्यू बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, म्यू बराबर बी बाई एच, एकदम याद रखेंगे वो, म्यू बराबर बी बाई एच। घबराएंगे नहीं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एच बाई बी में, बी बाई एच में, लेकिन राइट आंसर है इसका बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, याद रहेगा ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नमन कोण के लिए कौन सही है? तो बाबू नमन कोण यानी कि tan थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो tan डेल्टा बराबर होता है BV अपन BH, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। आंसर हो जाएगा ए। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। आगे बाबू आगे बढ़ो। अब बताओ कि पृथ्वी के चुंबक द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिव एट अर्थमैटिक पोल, अर्थमैटिक पोल, अर्थमैटिक पोल, बोलो बाबू अर्थमैटिक पोल का वैल्यू कितना होता है? तो सभी लोग एकदम याद के लिए है, सब रट गया है। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री, एकदम परफेक्ट है, 90 डिग्री एकदम याद कर जाना है। क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? देखो बाबू क्लियर दिख रहा है कि नहीं? कोई परेशानी है? 40 का सी, वेरी गुड, सभी लोगों का सही है। ईटी, नेहा, सात्विक, शाही कुमार, रसेदार, रॉयल बाबू, सुभी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत विपिन, ब्रिजमोहन, आप सभी का बहुत बढ़िया स्वागत है। एकदम बढ़िया से लिख रहे हैं आंसर से, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर अच्छे अच्छे, काफ़ी लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत लोगों का सही आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। अब बताओ अगला प्रश्न 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg है तथा चुंबकीय लंबाई Lm है, क्या संबंध होता है? उसमें क्या संबंध होता है देखें आप ध्यान से। तो आपको पता होना चाहिए कि Lm बराबर 5/6 इंटू Lg होता है। ओहो, Lm बराबर 5/6 इंटू Lg के बराबर होता है ना। ये रिलेशन है किसके किसके बीच? तो ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच का रिलेशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एक और प्रश्न है जो कि इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है यूनिट में, है ना। सब लोग इसका यूनिट याद करके जाता है, जानते हैं क्या इसको? ये जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता का यूनिट लोग याद करके जाता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ दे दिया है हेनरी प्रति मीटर। एच क्या है? हेनरी। हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। तो बताओ कौन सा विकल्प सही है? तो म्यू नॉट का मान होगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। आंसर ए। आंसर कौन सा हो बाबू? ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? 0। एकदम याद रखिएगा। कैसे? देखिए, साई एम का मान होता है m/h और निर्वात में m का मान 0 होता है। m का मान 0 होता है तो पूरा साई का मान 0 हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, निर्वात में देखिए, वो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है कितना? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है तो ये फॉर्मूला ही होता है। देखो ये फॉर्मूला C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि 1/ε0 और μ0 का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा 9 × 10 के पावर 16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माय डियर, कोई दिक्कत
नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट है, इस टेस्ट में हम देखेंगे, इस सेट में देखेंगे आपको कितना मार्क्स आ रहा है। एकदम ईमानदारी से बाबू, ईमानदारी से आगे बढ़िए, ठीक है। आगे, एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? तो बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू लगभग 10 के पावर -7 मीटर के आसपास होता है। लगभग 10 के पावर -7 मीटर के आसपास होता है, लगभग, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, अप्रॉक्स में इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पर आया, देखिए क्या कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा किधर होती है? विद्युत चुम्बकीय क्रॉस विद्युत दिशा किधर होती है? ई क्रॉस बी की बी क्रॉस ए, ई क्रॉस बी की बी क्रॉस ए। इसमें सभी लोग आंसर डी देते हैं, सबका आंसर डी सही है। ई क्रॉस बी की ओर किधर होती है बाबू? ई क्रॉस बी की ओर, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। ई विद्युत क्षेत्र है और ई चुंबकीय क्षेत्र है। ई विद्युत क्षेत्र है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। ई विद्युत क्षेत्र है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। आओ, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन यहाँ रखा गया है, देख लो अब कितना बेसिक क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? जल्दी से बोलो, एकदम लगातार रफ्तार में। मॉडल पेपर है बाबू, मॉडल सेट है एकदम। इसमें जानते हो ये पेपर कर लेने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा बढ़िया से। दूसरी बात कि 1 घंटा का टाइम रहता है तो मुश्किल से आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को डील करने में। तो क्या होगा? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन सही होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सर वैल्यू होता है, फैक्ट बात है, तो फैक्ट में क्या डाउट है कि नहीं? अब मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले प्लांक्स कांस्टेंट का विमीय सूत्र। प्लांक्स कांस्टेंट का विमीय सूत्र मैंने बताया था, देखो अब वो दे दिया था। बोलो विजिबल में कोई दिक्कत तो नहीं ना है? क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पर? बोर्ड पर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, बोर्ड पर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, ठीक है, अच्छा है, सही है। बोर्ड पर क्लियर तो सही दिख रहा है। एकदम शुरू से अंत तक क्वेश्चन को करते रहना है, एकदम लगे रहना है, बात समझे कि नहीं? एकदम लगे रहना है। चलो क्वेश्चन नंबर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक्स नियतांक का मात्रक बताओ बाबू क्या होता है? प्लांक्स नियतांक का मात्रक जल्दी से बताना। ml² T-1, ml² T-1, बहुत अच्छे बाबू, ml² T-1 याद रखेंगे, ml² T-1, बहुत अच्छे। अब बताओ तो ये ml² T-2 किसका होता है? तो ये ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। ml-1 किसका होता है? सॉरी, संवेग का होता है, मोमेंटम का होता है, मोमेंटम का। ml-2 किसका होता है? तो फोर्स का होता है, ये बल का होता है, फोर्स का, है ना। तो प्लांक्स कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बाबू? ml² T-2, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन रिलेशन सही? आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। एकदम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस टाइप पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से, है ना। आइए बाबू, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, या फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू सिर्फ दिया है 10 के पावर -19 जूल, ये जूल में दिया हुआ है, सब जूल में दिया हुआ है। कौन सा विकल्प सही होगा? आंसर जूल में ही होगा। 49 का ए मैंने लिख के दे रखा था, पिछला क्वेश्चन में हम लोग सीखे थे कुछ देर पहले, है ना, याद है ना आपको? हाँ सर, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही आ रहा है। चलिए सर, ए नंबर मान लिया जाए। आई किसका मात्रक है? एनर्जी का। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। अब बताओ बाबू, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है क्या है? रेडियोधर्मी, ये भी क्वेश्चन आपको जानते हैं कहाँ का है? न्यूक्लियस का है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। रेडियोधर्मी बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन एकदम याद रखिएगा, रिलेशन एकदम याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ इसका रिलेशन क्या होता है आपको। याद, n बराबर n0 × e के पावर -λt, यानी कि विकल्प तो पहले के सही होगा, -λt होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत बढ़िया। हम देख, अपना पावर दिखाइए कितना आप सही कर पा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस एकदम रहिएगा। हाँ, ये ना कि कभी ये बोल दिए कभी बी बोल दिए, एकदम बढ़िया से। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपका मॉडल पर सेट आएगा, सब्जेक्टिव का वही आएगा, 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला सब मिक्स रहेगा। तो एक दिन हम सब्जेक्टिव को लेकर आएंगे मॉडल पर, अभी ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, फिर सब्जेक्टिव का चलेगा,
है ना। तो एकदम कंटिन्यू रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है काफ़ी। मतलब मकसद जो है ना बाबू, मकसद जो है ना आपका 90% से ऊपर लाने का एकदम पूरा होगा। खाली राम का नाम लेते रहिए, सब सही होगा है ना। हाँ, जहाँ राम वहाँ सब सही होगा, है ना। आपका मेहनत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलिए बाबू, ये इसका किसका क्या होगा आंसर, चलिए बोलिए बाबू जल्दी से, क्या होगा। राम 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 आइए, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। ओहो, अल्फा कण आ गया। अल्फा कण हम लोग हीलियम को मान सकते हैं, हीलियम के नेचर का होता है। तो उसमें परमाणु की प्रोटॉन की संख्या 2 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 होता है, नहीं समझ बात को। अल्फा में 2 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है। हीलियम के जैसा बिहेव करता है, हीलियम के जैसा, बात समझे कि नहीं। हाँ, तो 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। हमारी ये बी एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रोटॉन 2 जहाँ से अल्फा निकल जाएगा ना, अल्फा निकल गया मतलब जानते हैं उसका परमाणु संख्या प्रोटॉन को 2 कम कर देगा और द्रव्यमान संख्या को 4 से कम कर देगा, नहीं समझे। जैसे अल्फा निकल जाएगा ना तो नीचे से 2 कम हो जाएगा, ऊपर से 4 कम हो जाएगा, कहानी खत्म, बस आगे। अगला प्रश्न बाबू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने है, देखिए बाबू अगला आपके सामने। ये बताइए तो कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है किसका बताओ। प्रोटॉन का नहीं, परमाणु का नहीं, न्यूट्रॉन का नहीं, किसका, इलेक्ट्रॉन का। सब लोग जानता है इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है ये नेक्स्ट, परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं। परमाणु में अवस्थित बाबू बताओ मूल कण होते हैं, कौन सा कण होते हैं बताओ, कौन कौन परमाणु में कौन कौन होते हैं बताओ जल्दी से। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आया 54 जल्दी से बताया जाए। एकदम बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ऐसा फील नहीं होगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। इस सब सीरीज करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके रिवीजन भी होता है, ये भी आप जजमेंट करते हैं कितना हम जानते हैं। और जल्दीबाजी में कहीं कहीं गलती भी होता है, बोलना होता है, ये बोल देते हैं सी बी, जाना होता है ए की ओर चल जाते हैं बी की ओर, है कि नहीं। तो आइए बाबू क्या होगा, कौन कौन उपस्थित होते हैं, परमाणु के मूल कण कौन कौन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स है। और बताइए कौन सा विकल्प सही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स। अच्छा बताओ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें सब 2 को दले है, तो होना चाहिए तीनों ना जी। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देख रहा है ना विनोद, कितना भयंकर गलती कर रहा है सब। न्यूक्लियॉन समझ जाओ, कोई दिक्कत। आइए बाबू एक और बात, 60 निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ, अरे बड़ा खतरनाक नाम लिख लिया भाई, किर्चहॉफ नहीं होता है, किर्चॉफ होता है। ये इंग्लिश पकड़ो, इंग्लिश इंग्लिश पकड़ो बाबू, किर्चॉफ होता है, किर्चहॉफ लिख ले। किर्चहॉफ का प्रथम नियम संरक्षित होता है। तो किर्चहॉफ का जो प्रथम नियम है वो बताओ किससे मतलब ये रहता है, संरक्षित रहता है। तो आवेश को, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, प्रथम नियम जो है आवेश से संबंधित है और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है। प्रथम नियम आवेश से संबंधित है और द्वितीय नियम बाबू ऊर्जा से संबंधित है। बात समझे कि नहीं समझे। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकदम एकदम ध्यान रखिएगा, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। तो सर एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। हमें चार्ज हो गया आंसर। द्वितीय में एनर्जी से होता है एकदम। किर्चॉफ का 2 रूल होता है, एक जंक्शन रूल, एक लूप का नियम, याद है ना, संधि का नियम और लूप का नियम, दोनों बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़े थे, बहुत बढ़िया से पढ़े थे। ये देखिए तो एक प्रश्न आया है बहुत प्यारा सा, शायद आप इससे परिचित होंगे। देखिए तो इनसे परिचय कराते हैं आपको। क्या कह रहा है देखिए और ध्यान से,
कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र है। अच्छा, तो कितना है, तो केंद्र पर होता है क्षेत्र कितना, अगर कोई वृत्ताकार तार है इससे धारा आई प्रवाहित हो रहा है तो केंद्र पर इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। एकदम सभी लोगों का सही होगा बाबू, म्यू नॉट आई बाई 2r। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताना, ऑप्शन कौन सा सही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट जानते करते हो आई धारा है, आर त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बाबू, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखेंगे निम्नलिखित में कौन सही है, सही चुनो, इसमें सही विकल्प चुनना है बाबू, आपको सही विकल्प चुना है, सही विकल्प चुनो, इसमें कौन सा सही है। कह रहा है प्रश्न कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, बहुत बढ़िया। और किलोवाट घंटा को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, इसको यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोगों के घर में बिजली बिल आता है ना, 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो वही यूनिट के बारे में बात करते हैं। जब आप 36 लाख जूल ऊर्जा को आप खर्च कर लेते हैं ना, तब वो 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल है ना। 36 लाख जूल ऊर्जा आप लोग खपत करते हो, तब जाकर 1 यूनिट होता है। तब कितना होता है बाबू, 1 यूनिट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत बढ़िया। ये तो कई बार प्रश्न आपके सामने मैं ऐसे रिवाइज के पर्पज से पूछा हूँ। आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल ए मीटर दोनों एक के साथ याद कर लो। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, सबसे पहली बात इन्फिनिटी अनंत होता है, ये बात तो फिक्स है आपका। दूसरी बात कि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों, मतलब वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। और आइडियल बनाने के लिए तो और ज़्यादा होना करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो इससे प्रश्न हम लोग पूछे थे, बहुत बढ़िया से सीखे थे इसको। आगे बढ़ो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। कुछ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ऐसा कुछ। ए मीटर की धारा सुग्राहिता होता है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मीटर। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखो वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन बाई करंट की करंट बाई डिफ्लेक्शन। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60, नहीं बाबू सी और डी नहीं होगा, फिक्स है, सी और डी नहीं होगा। 5/I क्या होता है, 5/I याद रखिएगा, यानी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन बाई करंट, डिफ्लेक्शन बाई करंट। यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में प्रत्यवर्ती धारा के लिए कौन सही है। ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेट से है, एसी से है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो बताइए बाबू प्रत्यवर्ती कौन सा सही है। IRMS, IRMS होता है I0/√2, है ना। तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, आई हो जाएगा I0, 0.707 I0, 0.707 I0। तो कौन सा विकल्प सही है बाबू, 0.7। तो IRMS फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला सही बाबू, फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर, अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए बताइए कौन सही है। बताओ बाबू पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला एक तरह का प्रतिरोध होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैं बता दूं बाबू आपको कि ये जो होता है एक तरह का प्रतिरोधी है, मानो तो है कि नहीं, एक तरह का प्रतिरोधी होता है। एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल।
ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति और एल होता है स्वप्रेरकत्व। ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति, एल होता है स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओमेगा इंटू एल, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। ए आपका सही उत्तर है, ए आपका सही है, ए नंबर। आइए वो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित रस्सी रहने पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा? धारतीय प्रतिघात मतलब एक्सी का। ये बाबू अल्टरनेट करंट जो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपसे सिखाया गया होगा एक्सी बराबर होता है 1/ω_c। एक्सी इक्वल टू होता है बाबू 1/ω_c, एकदम रिलेशन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1/ω_c। जी हाँ, तो बताओ 1/ω का वैल्यू क्या बताओ? 2πf इंटू सी, 2πf इंटू सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 1/ω_c ए नंबर में आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए। ठीक है, ए बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना? हाँ सर, आगे बढ़ो। एलर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा में तो इम्पीडेंस पूछ रहा है ना, तो इम्पीडेंस को हम लोग जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? जेड। और जेड का फॉर्मूला होता है √r² प्लस ω² इंटू L², √r² प्लस ω² इंटू L², है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? आंसर सी। बहुत बढ़िया, आंसर सी हो गया। कोई परेशानी बाबू बताओ जल्दी से? कोई नहीं, एकदम लगे रहना। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। प्रत्यावर्ती धारा में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। अब 220 वोल्ट का शिखर मान यानी कि 220 वोल्ट दिया है, वो बाबू IRMS दिया हुआ है। IRMS का मान होता है 220 वोल्ट और शिखर धारा मतलब I0 पूछ रहा है। तो आपको पता है कि IRMS बराबर I0/√2 होता है। तो अब बताइए I0 का मान क्या हो जाएगा बाबू? तो √2 इंटू IRMS, √2 इंटू IRMS। तो √2 रहने दो, IRMS का वैल्यू 200, सॉरी I नहीं है, ये VRMS है ना? वोल्टेज है ना बाबू, धारा नहीं है, वोल्टेज। तो V है, V लिख दो यहाँ आराम से, कुछ नहीं है। तो V का वैल्यू क्या? √2 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा वो? 200√2। तो 200√2 वोल्ट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो बी दिख रहा है ना? मतलब कि परिपथ में इतना वोल्टेज दिया हुआ था, तो वोल्टेज को भी लिखते हैं ना, तो सब जगह आपको भी लिखना पड़ेगा। और धारा रहता तो आई लिख देते, धारा अगर रहता तो आई रख देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना? यस सर। चुंबकीय क्षेत्र देखिए वो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर करवाही बल होता है। ओहो, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम तार को रख दिए हैं। एक ऐसा तार को रख दिए हैं जिस तार से धारा का प्रवाह हो रहा है। एक ऐसा तार हम रखे हैं ना, उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। देखिए आंसर भी खटा खटा के एकदम बबुआ सा भेज रहा है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, FB बराबर I इंटू DL×B, है ना? ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, DF बराबर। तो यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू L×B। तो आप बताओ बाबू ये कौन सा विकल्प सही मिल रहा है? F बराबर I इंटू L×B, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, दिख रहा है इसमें? हाँ सर, तो बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अगला प्रश्न बाबू देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका प्रश्न का उत्तर बताओ, उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना बाबू, उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। ओहो सर, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितना होता है? 1/60। ओहो, चलिए बाबू 1/60 मार दिया जाए, 1/60। तो ये पूरे 70 क्वेश्चन का सीरीज हम आपके सामने रखें।
आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत अच्छा साथ निभाया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसके साथ अपना समय गुजारे होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ लोग को थोड़ा सा दुखी हुई होगी, कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ सही हुआ होगा। तो आप बताइए, टोटल आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे बाबू कि आपका सीरीज ये कैसा लगा और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और कितना आपका सही हुआ। तो अपना स्नेह प्यार एकदम बनाए रखिए और जो भी कुछ भी वीडियो आप देखिए वो पूरा कंप्लीट देखिए। इससे आपको पूरा मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसको अगर आपको अच्छा लगता है, 1% भी आपको इससे अगर बेनिफिट होती है तो आप इस सबको अपने ग्रुप में पूरे लोगों को शेयर कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमको पहुंचाइए उनके घर तक, घर घर है ना घर घर पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि हम भी थोड़ा बहुत जो भी है उनको समर्पण कर सकें। और दूसरी बात ये बाबू कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, जो भी नए विद्यार्थी चाहे पुराने विद्यार्थी हैं, आपको ये चैनल पर मिल जाएगा, आज उस अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का साइंस स्कूल हिंदी मीडियम चैनल का एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप जाइएगा और वहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा। फिर वहाँ सारी चीज़ें की PDF आपको लाइन बाय लाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो हाँ वो 1 शॉट भी आएगा सर, 1 शॉट भी आएगा, चैप्टर 5 का 1 शॉट। हर चैप्टर का देखिए जितना चैप्टर है, जैसे कि 15 चैप्टर है तो 15 वीडियो 1 शॉट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो अभी अब 4 चैप्टर का 3 चैप्टर, 4 चैप्टर का 1 शॉट हमने कंप्लीट करा दिया आपको, है ना। 4 चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट करा दिया। तो एग्जाम है तो 15 चैप्टर नहीं 15 डेज में हो जाएगा कंप्लीट आपको, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्टार्ट हुआ है तो आएगा, परिश्रम व्यस्त आप ही के लिए तो हम लोग यहाँ उसको लाए हैं ताकि आप अनिया से करें। तो लेकिन जितना हुआ है उसको बीच बीच में इस तरह से क्वेश्चन बैंक का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का, है ना। फिर आपको 1 शॉट का मिल जाएगा। फिर मॉडल पेपर आज से स्टार्ट हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन थे, इसका भी आपको उसमें मिलेगा 1-2 दिन के बाद। तो कहने का मतलब कि सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे, तो आप उसको आप कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कल चिल्ड्रन डे है तो हमारी तरफ से क्या रहेगा, मेरा 100% मैं आपके लिए 100% समर्पण रहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज़ आपको दूंगा। आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। और कल तो फिर मुलाकात होगी ही होगी, है ना। तो इसलिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुश रखिए, है ना। और दोस्तों में अपना स्नेह बांटते रहिए, है ना। और कुछ बच जाए तो हमारे यहाँ भी भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम पर। नेक्स्ट टाइम आपका रहेगा नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।